हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के यूजीसी नेट सितंबर 2024 में पूछे गए शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट फर्स्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, WTO in its 8th ministerial conference adopted a decision allowing members to waive the provisions of Article 2, that is, most favored national treatment of GATS, to allow the granting of preferential treatment to services and service supplies to which countries? Options हैं adjacent countries, non-nuclear countries, least developed countries और SAARC countries. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, these decisions are taken by the ministerial conference. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की जाती है और इसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिसीजंस लिए जाते हैं। अब तक टोटल 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, जिसमें से जो लेटेस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है MC13, ये हुई थी अबू धाबी में ऑन 2 मार्च 2024। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की बात की गई है। 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चली थी 15 से 17 दिसंबर तक इन द ईयर 2011। तो WTO की 8th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये डिसीजन लिया गया था कि जो भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनको जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है सर्विस और सर्विस सप्लाईज में, उसको वेव किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें ट्रेड अग्रीमेंट के टाइप्स दिए हैं और लिस्ट 2 में उनकी डिस्क्रिप्शन दी है। लिस्ट 1 में दिया है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, दूसरा है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, थर्ड है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट और फोर्थ है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। और लिस्ट 2 में इनके डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं अर्ली हार्वेस्ट स्कीम। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम यानी कि EHS ट्रेड अग्रीमेंट होता है कंट्रीज या रीजन्स के बीच में, जिसमें इमीडिएट रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स ऑन सर्टेन गुड्स, जो अदर गुड्स या सर्विसेज है उनको बाद में लेटर ऑन उन पर जो ट्रेड बैरियर्स है वो रिमूव किए जाते हैं। ये प्रिकर्सर है सेसा का, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट। इसमें जो टैरिफ्स या अदर ट्रेड बैरियर्स हैं वो वाइड रेंज ऑफ एरियाज या वाइड रेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज इन्वेस्टमेंट्स पर हटाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखिए तो डिस्क्रिप्शन में थर्ड ऑप्शन देखिए, अ प्रीकर्सर ऑफ सेसा does a step towards enhanced engagement and confidence building। तो अर्ली हार्वेस्ट स्कीम किससे एसोसिएटेड है? यहाँ पर थर्ड डिस्क्रिप्शन से, तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड। दूसरा है कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, सीपा। ये एक तरीके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो ट्रेडिशनल ट्रेड अग्रीमेंट से आगे या ट्रेडिशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स के बियॉन्ड जाता है और इसमें वाइड रेंज ऑफ एरियाज को कवर किया जाता है, जैसे कि ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अलावा डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देखिए, looks into the regulatory aspect of trade and encompasses an agreement on customs, competition and IPR। तो ये आपका बी का हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का मतलब है कि ये एक तरीके का ट्रेड अग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में, जिसमें टैरिफ्स को और अदर जो ट्रेड बैरियर्स हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, उनको रिड्यूस किया जाता है बिटवीन दोज कंट्रीज। इससे क्या होता है, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है बिटवीन दोस बोथ कंट्रीज वो इंक्रीज होता है या और बेहतर होता है। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में सर्टेन या स्पेसिफिक ऐसे गुड्स होते हैं जिन पर टैरिफ बैरियर्स को रिमूव
किया जाता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी इसमें हटाया जाता है, जैसे स्पेसिफिक गुड्स हो सकता है प्लस स्पेसिफिक कोई एरिया हो सकता है जिसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में किया जा सकता है या एग्रीकल्चर में किया जा सकता है, तो स्पेसिफिक एरियाज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है, टू और मोर पार्टीज गिव्स राइट्स ऑफ एंट्री टू सर्टेन प्रोडक्ट्स बाय रिड्यूसिंग ड्यूटीज ऑन एन अग्रीड नंबर इन टैरिफ लाइंस। ये आपका सी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से आपका पहला वाला ऑप्शन एसोसिएटेड है। फोर्थ है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? एक अग्रीमेंट है बिटवीन कंट्रीज जहां पर जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, टैरिफ्स हो गया, इंपोर्ट कोटा हो गया, ये सब रिमूव किया जाता है, ये सब हटाया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। टीए में सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज यूएसएमसीए, जिसको पहले हम नाफ्टा के नाम से जानते थे। तो डी का देखिए यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, इन विच टू और मोर कंट्रीज अग्री टू प्रोवाइड ट्रेड टर्म्स टैरिफ कंसेशन टू पार्टनर कंट्रीज। तो ये आपका डी का क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शंस हम देख लेते हैं, ए का थर्ड देखिए बस पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, बी का आपका फोर्थ है, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और लिस्ट 2 में इसकी आउटलाइन दी हुई है। तो सबसे पहले है एक्लेक्टिक थियोरी, इसको हम OLI मॉडल भी कहते हैं। OLI stands for ownership, L for location and I for internalization। ये दिया था जॉन एच डनिंग ने। एक्लेक्टिक थियोरी को हम OLI मॉडल भी कहते हैं। OLI मतलब है ओनरशिप एडवांटेज, लोकेशन एडवांटेज एंड इंटरनलाइजेशन एडवांटेज। एक्लेक्टिक थियोरी के थ्रू हम ये पता करते हैं कि किसी कंपनी के लिए FDI करना बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक एंटरप्राइज, एक मल्टीनेशनल एंटरप्राइज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है या करना चाहेगी। तो इसके लिए 3 कंपोनेंट्स इन्होंने एक्लेक्टिक थियोरी में बताए हैं। पहला है ओनरशिप एडवांटेज। ओनरशिप एडवांटेज का मतलब है कि किसी कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा हो। किस रीजन से मिल सकता है? फॉर एग्जाम्पल ब्रांड रेपुटेशन। अगर किसी कंपनी की ब्रांड रेपुटेशन अच्छी है तो उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। दूसरा है लोकेशन एडवांटेज। लोकेशन एडवांटेज का मतलब है कि ऐसी जगह पर या ऐसी कंट्री में बिजनेस करना जहां बिजनेस करना बेनिफिशियल हो ड्यू टू इट्स लोकेशन, जैसे उसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे मिल रहे हो, लेबर अच्छे मिल रहे हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो इस तरीके से बेनिफिट मिलता है अच्छे लोकेशन का। नेक्स्ट इंटरनलाइजेशन, जब किसी फर्म के लिए, किसी कंपनी के लिए कुछ एक्टिविटीज जो एक्सटर्नल मार्केट में होनी चाहिए वो ज्यादा एफिशिएंटली वो इंटरनली कर पा रहे हैं, तब ये एडवांटेज मिलता है। ये कॉस्ट कम होने की वजह से या बेटर कंट्रोल की वजह से हो सकता है। तो ये 3 तरीके के एडवांटेजेस की बात एक्लेक्टिक थियोरी में की गई है। तो यहां पर देखिए फोर्थ ऑप्शन, द फ्रेमवर्क फॉलोज 3 tiers: ownership, location and internalization, assuming that companies are not likely to follow through the FDI if they can get the service or product internally and at lower cost। तो यहां पर ए का क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एप्रोप्रिएबिलिटी थियोरी सेकंड। एप्रोप्रिएबिलिटी थियोरी का मतलब है कि जब कोई फर्म अपने इनोवेटिव एक्टिविटीज की वजह से, इनोवेशंस की वजह से बेनिफिट गेन करती है। तो एप्रोप्रिएबिलिटी थियोरी का मतलब क्या है कि किस तरीके से एक कंपनी बेटर रिटर्न्स इंश्योर करती है थ्रू इट्स इनोवेशंस। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन देखिए, द फर्म शुड बी एबल टू कीप द बेनिफिट्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इनोवेशन एंड रिसर्च फॉर इट्स एक्सक्लूसिव यूज।
यानी कि इनोवेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या एप्रोप्रिएबिलिटी में हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे इनोवेशंस हैं उसका हमको बेनिफिट मिले, तो हमें ज़रूरी है कि हम अपने इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए पेटेंट कराना या कॉपीराइट कराना, इस तरीके की चीज़ें हमको करनी चाहिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी चाहिए कि जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो रिलीज ना हो। तो बी का यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्केट इम्परफेक्शन थियरी। मार्केट इम्परफेक्शन थियरी का मतलब है कि जो मार्केट है, जो उसकी इम्परफेक्शंस हैं, उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं फॉर एफडीआई। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता है, बल्कि इम्परफेक्ट होता है, और इन्हीं इम्परफेक्शंस की वजह से जो कंपनी है उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। जैसे डिफरेंसेस में क्या क्या हो सकता है, अगर कोई फर्म है उसके पास कोई डिफरेंट एडवांटेज है, जैसे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, ब्रांड आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, या स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर फॉरेन मार्केट में अपने आप को बना सकती है, एक बेटर पोजीशन पा सकती है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखिए, एफडीआई अकर्स लार्जली इन ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज rather than in industries operating under near perfect competition। तो यहां पर देखिए सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। और फोर्थ है थियरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स। थियरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स का मतलब है किस तरीके से कैपिटल फ्लो करती है बिटवीन दी कंट्रीज, और जो फैक्टर्स हैं वो इस मूवमेंट को, जो कैपिटल फ्लो कर रहा है, इस मूवमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं। इसमें फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल दोनों इंक्लूडेड है। यानी फिजिकल कैपिटल जैसे मशीनरी हो गया और इन्वेस्टमेंट्स हो गए स्टॉक्स बॉन्ड्स में, ये दोनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं, कैपिटल एज एन इन्वेस्टमेंट विल मूव फ्रॉम कंट्रीज वेर इट इज अबंडेंट टू कंट्रीज वेर इट इज स्कैर्स बिकॉज द रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर हायर वेर कैपिटल इज लिमिटेड। तो डी का यहाँ पर आपका सेकेंड हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है और डी का सेकेंड है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मींस। पहला है द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, दूसरा है द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, थर्ड है द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, नेक्स्ट है द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और फिफ्थ है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज इन इंडिया। हम इंडिया में रहते हैं और हम इंपोर्ट करा रहे हैं, यानी हम इंपोर्टर हैं, तो बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं, तो जो हमारा सप्लायर होगा या एक्सपोर्टर होगा वो क्या है, आउटसाइड है, आउटसाइड इंडिया। यानी जो सप्लायर होगा या जो एक्सपोर्टर है वो आउटसाइड इंडिया है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ देखिए, द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हम इंपोर्ट करा रहे हैं इंडिया में रहकर, यानी हम क्या है, रिसीवर हैं। तो सी वाला ऑप्शन देखिए, द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, जो सर्विस ले रहा है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो कहाँ है, इंडिया में। और सप्लायर इंडिया में प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई की प्लेस क्या होगी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, इंडिया में, यानी ऑप्शन ई। तो यहां देखिए बी करेक्ट होगा, सी करेक्ट होगा और ई करेक्ट होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, बी, सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन WTO terminology, subsidies in general are identified by boxes. Domestic support measure considered to distort production and trade, which is defined in Article 6 of the Agriculture Agreement, falls into which box? Options है एम्बर बॉक्स, जंबो बॉक्स, ग्रीनफील्ड बॉक्स या फिर ब्लैक बॉक्स। उरुग्वे राउंड में ये WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये एग्रीमेंट किया गया था।
इसमें 3 चीजें आती हैं, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट और एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ये 3 पिलर्स हैं जो कि इस WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में आते हैं। यहाँ पे हमसे बात की जा रही है डोमेस्टिक सपोर्ट की, जो बॉक्सेस के थ्रू दिखाया जाता है। ये जो बॉक्सेस के कलर्स हैं, ये ट्रैफिक लाइट्स को ध्यान में रखते हुए या ट्रैफिक लाइट्स को बेस लेकर के बनाए गए हैं। इसमें आपको 3 तरीके के बॉक्सेस मिलते हैं, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ये 3 तरीके के बॉक्सेस हैं। ग्रीन बॉक्स का मतलब है ये ट्रेड में बहुत कम या ना के बराबर डिस्टॉर्शन करता है। एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में वो सब्सिडीज आती हैं जो कि ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, ट्रेड को रोकती हैं, प्राइसेस को कम करके। और ब्लू बॉक्स में, एम्बर बॉक्स में जो भी ट्रेड डिस्टॉर्शन से रिलेटेड चीजें हैं, जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, उसको कम करने की कोशिश की जाती है, कुछ कंडीशंस लगाई जाती है। फर्स्ट करेक्ट होगा एम्बर बॉक्स, ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होता है। इसके अलावा जंबो बॉक्स, ग्रीनफील्ड बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, इन कलर्स के कोई भी बॉक्सेस नहीं होते। WTO अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंटरनेशनल ट्रेड factoring is widely used in short-term transactions as a continuous arrangement. Arrange the steps of export factoring operations in sequence. यहां पर क्वेश्चन में फैक्टरिंग की बात की गई है। एक्सपोर्ट फैक्टरिंग ऑपरेशंस के स्टेप्स को दिया हुआ है जिसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। फैक्टरिंग एक तरीके की फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें इंटरनेशनल ट्रेड के दौरान जब एक कंपनी, जो इंपोर्टर है और एक्सपोर्टर है, एक कंपनी अपनी जो इनवॉइस होती है, जो इनवॉइस उसको मिली है प्रोडक्ट सेल करने पर, उसको क्या करती है, एक थर्ड पार्टी को देती है। थर्ड पार्टी को देती है जो कि एक फैक्टर होता है, जिसके बदले में जो ये फैक्टर होता है वो उस कंपनी को कैश देता है। दैट मीन्स जब प्रोडक्ट का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है, उस केस में जब तुरंत पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो कि एक फैक्टर होती है, और जो कंपनी जिसके पास इनवॉइस है या बिल है, वो क्या करेगी, फैक्टर को वो बिल देगी और बदले में उससे इमीडिएटली कैश ले सकती है। इस केस में क्या होगा कि जो फैक्टर होगा वो कुछ पैसा कट करेगा और बाकी जो पैसा होगा वो कंपनी को दे देगा। क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो अपना कैश का जो फ्लो है उसको मेंटेन कर सकता है और रिस्क जो होगा नॉन पेमेंट का वो रिड्यूस हो जाएगा या कम हो जाएगा। स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या होगा, सी, द इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर एंटर इनटू अ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्री ऑन अ टर्म ऑफ सेल। सबसे पहले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर क्या करेंगे, एक सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे। फिर आता है ऑप्शन ई, the exporter ships the goods to the importer and submits the invoice to the export factor. जो एक्सपोर्टर है वो गुड्स को शिप कर देगा, इंपोर्टर को दे देगा और जो इनवॉइस है वो सबमिट कर देगा टू द एक्सपोर्ट फैक्टर। नेक्स्ट ऑप्शन में आपका आएगा, यहां पर स्टेप में आएगा बी, द एक्सपोर्ट फैक्टर पेज कैश इन एडवांस टू द एक्सपोर्टर अगेंस्ट रिसीवेबल until the payment is received from the importer. अब जो एक्सपोर्ट फैक्टर होगा वो क्या करेगा, कैश दे देगा एक्सपोर्टर को अगेंस्ट दैट रिसीवेबल। फिर आता है आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, द एक्सपोर्ट फैक्टर ट्रांसफर्स द इनवॉइस टू द इंपोर्ट फैक्टर हु इन रिटर्न अज्यूम्स क्रेडिट रिस्क एंड अंडरटेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसीवेबल्स। यहाँ पे दो तरीके के फैक्टर्स या दो तरीके के लोग हैं, एक एक्सपोर्ट फैक्टर और इंपोर्ट फैक्टर है। सेलर जो रिसीवेबल होता है वो एक्सपोर्ट फैक्टर को देता है, फिर एक्सपोर्ट फैक्टर उसको ट्रांसफर करता है इंपोर्ट फैक्टर को, और इस केस में यहां से इंपोर्ट फैक्टर जो होगा वो रिस्क लेता है और एडमिनिस्ट्रेशन करता है रिसीवेबल्स का। फिर लास्ट में आता है आपका डी स्टेप, द इंपोर्ट फैक्टर प्रेजेंट्स इनवॉइस टू द इंपोर्टर
एंड टेक्स पेमेंट एंड पेज टू द एक्सपोर्ट फैक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, इंपोर्ट फैक्टर इनवॉइस इंपोर्टर को देगा, बदले में उससे पेमेंट लेकर एक्सपोर्ट फैक्टर को दे देगा। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the tool that International Development Association IDA uses to address the impact of severe natural disaster public health emergencies by providing extra finances is known as। ऑप्शंस हैं इमरजेंसी रिस्पांस फंड, लॉन्ग टर्म लेंडिंग सिस्टम, क्राइसिस रिस्पांस विंडो या मॉनेटरी फंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईडीए की, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये पार्ट है आपका वर्ल्ड बैंक का। ये फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1960। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और मेंबरशिप या मेंबर्स हैं इसके 174 कंट्रीज। सीवियर नेचुरल डिजास्टर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज के लिए जो एक्स्ट्रा फाइनेंस प्रोवाइड करता है उसको हम कहते हैं क्राइसिस रिस्पांस विंडो। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ करेक्ट होगा, क्राइसिस रिस्पांस विंडो। इसके थ्रू जो आईडीए है वो एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज या हेल्प प्रोवाइड करती है उन कंट्रीज को जहां नेचुरल डिजास्टर, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी या इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following factors constitute economic environment of a country? ऑप्शंस हैं फाइनेंशियल सिस्टम, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, एजुकेशनल एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है वो सभी इकोनॉमिक फैक्टर्स जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को और ओवरऑल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये सभी जो हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट होती है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो की कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे पहला आपका आएगा फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, स्टॉक मार्केट, ये आपका फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं आता है। थर्ड है इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसमें आपका फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। एजुकेशनल एनवायरनमेंट नहीं होता है। और लास्ट है स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम। स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना कि वो इक्वल हो या इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये वाला भी सही है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपका आएगा ए फाइनेंशियल सिस्टम, सी इकोनॉमिक पॉलिसी और ई स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए, सी एंड ई ओनली। यहां से शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस हैं। पहला है which of the following is not a feature of capitalist economy? ऑप्शंस हैं राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक वो इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या प्राइवेट बिजनेसेस हैं वो मींस ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट को ओन करती हैं। यहाँ पर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर किए जाते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, तो सबसे पहला है प्राइवेट प्रॉपर्टी। द प्रोडक्शन, मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज ओन्ड बाय प्राइवेट ओनर्स। दूसरा है फ्रीडम ऑफ चॉइस, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है, ना कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करना टू द सिटीजन्स। नेक्स्ट है मार्केट कंपटीशन, काफी हैवी कंपटीशन मार्केट में होता है। और लिमिटेड या नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, या तो कम या नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है इन दी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो यहाँ पर फीचर्स में आप देखिए, सबसे पहला राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये बिल्कुल सही है। जो इंडिविजुअल्स हैं वो बिजनेसेस को ओन कर सकते हैं और अपने एसेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, देखिए ये नहीं होगा, ये गलत है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती है। और फोर्थ है हाई लेवल ऑफ कंपटीशन,
तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस फीचर नहीं है. फीचर क्या है? नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेटन वुड्स मॉनेटरी सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड रेट मॉनेटरी सिस्टम. इट लास्टेड बिटवीन द ईयर्स. ऑप्शंस हैं 1946 टू 1974, 1944 टू 1974, 1940 टू 1974 या 1944 टू 1971. तो यहाँ पर देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, 1944 टू 1971. ब्रेटन वुड्स मॉनेटरी सिस्टम ये स्टैब्लिश हुआ था या ये बनाया गया था इन द ईयर 1944 में. ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है. इसको बनाया गया था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए और जो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन है उसको रिड्यूस करने के लिए और ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए बिटवीन दी कंट्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are included in foreign direct investment? ऑप्शंस हैं wholly owned subsidiary, joint venture, investment in GDR, acquisition और investment by FIIs. तो देखिए FDI में यहाँ पर आपका इंक्लूड होगा पहला wholly owned subsidiary, joint venture और acquisition. इन्वेस्टमेंट इन GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इन्वेस्टमेंट बाय FIIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ना कि FDI से. होली ओन्ड सब्सिडियरी का मतलब है कोई ऐसी कंपनी जिसकी जो स्टॉक्स हैं वो पैरेंट कंपनी ओन करती है. इसके थ्रू क्या होता है कि पैरेंट कंपनी के पास सब्सिडियरी कंपनी का फुल कंट्रोल होता है, सारे ऑपरेशंस पर वो कंट्रोल कर सकते. दूसरा है जॉइंट वेंचर. जॉइंट वेंचर का मतलब है जब दो या दो से अधिक पार्टीज अपने रिसोर्सेज को एक साथ करती हैं, एक साथ मिलाती हैं किसी टास्क को पूरा करने के लिए, किसी वेंचर को पूरा करने के लिए एक साथ आती हैं, तो उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं. नेक्स्ट है एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब है कि जब कोई एक फॉरेन कंपनी मोस्ट ऑफ द स्टेक परचेज कर लेती है किसी दूसरी कंपनी में इन अनदर कंट्री. ये इससे फॉरेन कंट्री में फॉरेन मार्केट में घुसना आसान हो जाता है क्योंकि जिस कंपनी को अक्वायर किया जा रहा है उसके रिसोर्सेज, मार्केट पोजीशन, उसका बेनिफिट या उसका एक्सेस मिल जाता है. तो यहाँ पर देखिए A, B और D ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा A, B and D ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are principal functions of UNCTAD? ऑप्शंस हैं टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड विद अ व्यू टू एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दूसरा है टू असिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रमोटिंग प्राइवेट इंटरप्राइजेस. तीसरा है टू नेगोशिएट मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट. और फोर्थ है टू मेक प्रपोजल्स फॉर पुटिंग इट्स प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज इनटू अफेक्ट. तो सबसे पहले UNCTAD की बात कर लेते हैं. तो UNCTAD को रीब्रांड कर दिया गया है on 60th anniversary. It has been rebranded as UN Trade and Development in the year 2024. अब UNCTAD को हम नए नाम से जानते हैं as UN Trade and Development. UNCTAD का फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. और बाकी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है. इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ऑन 30th December 1964. इसकी सेक्रेटरी जनरल है रेबेका ग्रिंस्पैन. UNCTAD डील करता है इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट इश्यूज. ये डेवलपिंग कंट्रीज को प्रमोट करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है. इसके मेंबर्स हैं 195 स्टेट्स. जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका मानना था कि गैट, IMF, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर रही हैं. तो इसको ध्यान में रखते हुए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए UNCTAD यानी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट को बनाया गया ताकि एक फोरम दिया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज को जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को कह सकें और सॉल्यूशंस को ढूंढा जा सके.
इसके फंक्शंस हैं रिसर्च एंड एनालिसिस, इसके अलावा पॉलिसी एडवोकेसी, टेक्निकल असिस्टेंस, कस्टमर बिल्डिंग, ट्रेड फैसिलिटेशन एक्सेट्रा। ये सभी क्या है, फंक्शंस हैं यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के। तो वापस से अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड विद अ व्यू ऑफ एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बिल्कुल सही है, ये वन ऑफ द फंक्शंस है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको बढ़ावा देना। दूसरा है टू असिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रमोटिंग प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो ये गलत है, ये यूएनसीटैड का या यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है सी, टू नेगोशिएट मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ये भी बिल्कुल सही है, जो मल्टीनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स उसमें नेगोशिएशन करने का काम भी करता है। और लास्ट है टू मेक प्रपोजल फॉर पुटिंग इट्स प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज इनटू इफेक्ट। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शंस कौन कौन से सही हुए, ए, सी और डी। यहाँ पे देखिए फोर्थ में दिया हुआ है ए, सी एंड डी ओनली, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट। ऑप्शंस हैं सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर और टेक्नोलॉजी। तो देखिए सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर ये सभी क्या है, माइक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी ये माइक्रो एनवायरमेंट का नहीं बल्कि मैक्रो एनवायरमेंट का पार्ट है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। बिजनेस एनवायरमेंट पे मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are the benefits of globalization। तो ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स देख लेते हैं। पहला दिया है इंक्रीज इन कंपटीशन वुड मेक कंपनीज मोर कॉस्ट एंड क्वालिटी कॉन्शियस एंड इनोवेटिव। बिल्कुल सही है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर कंट्रीज आती हैं और ट्रेड करती हैं आपस में। तो जब ग्लोबल मार्केट ओपन है तो ऐसी केस में कंपनीज क्वालिटी और कॉस्ट के लिए और इनोवेशन के लिए ज्यादा कॉन्शियस रहेंगी। दूसरा है ना, ओपन इकोनॉमी स्पर्स इनोवेशन विद फ्रेश आइडियाज फ्रॉम अब्रॉड। बिल्कुल सही बात है कि जब दो कंट्रीज के बीच में जो बैरियर्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो इकोनॉमी जब ओपन कर दी जाती है तो इनोवेशंस और फ्रेश आइडियाज, नए आइडियाज हमको मिलते हैं। नेक्स्ट है लिबरलाइजेशन इन ग्लोबल कंपटीशन एनहांसेस कंज्यूमर चॉइस एंड कंज्यूमर सरप्लस। ये भी बिल्कुल सही है कि कंज्यूमर चॉइस और कंज्यूमर सरप्लस बढ़ता है ड्यू टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबल कंपटीशन। डी है डेवलपिंग कंट्रीज कुड बी वेरी वल्नरेबल टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये इसका बेनिफिट नहीं है, ये बल्कि इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि डीमेरिट है। और लास्ट है ग्लोबलाइजेशन ओपन्स अप एनॉर्मस डोमेस्टिक एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर फर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये भी बिल्कुल सही है। जब ग्लोबल लेवल पर बिजनेस हो रहा है, ग्लोबल लेवल पर ट्रेड हो रहा है, तो कंपटीशन बढ़ता है और जितना बेहतर कंपटीशन होगा उतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकती हैं डोमेस्टिक कंपनीज। तो यहाँ देखिए ए सही है, बी सही है, सी सही है और ई सही है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए, बी, सी एंड ई ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ exchange rate fluctuations on firms future cost and revenue is termed as transaction exposure, translation exposure, accounting exposure या operating exposure। तो देखिए ये सभी एसोसिएटेड है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का मतलब है कि जब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं बाय द बिजनेस, तो इस केस में करेंसी रेट फ्लक्चुएशंस की वजह से जो कंपनीज हैं उनको लॉसेस उठाना पड़ सकता है। थोड़ा सा भी अगर करेंसीज की जो वैल्यू उसमें चेंज आता है तो उसकी वजह से जो कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो काफी ज्यादा चेंज होती है। इसको हम करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क भी कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की वजह से जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं इन पर भी काफी बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रिस्क आते हैं। तो 3 तरीके का रिस्क इसमें आता है, ट्रांजैक्शन रिस्क या ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ट्रांसलेशन एक्सपोजर और ऑपरेटिंग एक्सपोजर।
ऑपरेटिंग एक्सपोजर को ही हम इकोनॉमिक एक्सपोजर कहते हैं और ट्रांसलेशन एक्सपोजर को ही हम अकाउंटिंग एक्सपोजर कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है। ट्रांजैक्शन रिस्क तब होता है जब एक कंपनी प्रोडक्ट को खरीदती है किसी दूसरी कंपनी से जो दूसरी कंट्री में हो। कैसे होता है कि जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का वो जो सेलिंग कंट्री है उसकी करेंसी में होगा। जैसे कि अगर इंडिया से हम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, इंडिया से प्रोडक्ट जा रहा है, तो जो प्राइस होगा वो प्रोडक्ट का वो कहाँ होगा, INR में होगा, यानी इंडियन रुपी में होगा। जो सेलिंग कंट्री है अगर जो उसकी करेंसी है वो एप्रिशिएट कर जाती है, अब उसको ज्यादा पैसा रिसीव होगा। दैट मीन्स कि बाइंग कंपनी को अब ज्यादा पेमेंट देना पड़ेगा, लार्जर पेमेंट देना पड़ेगा टू द सेलिंग कंपनी बिकॉज ऑफ द एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। दूसरा है ट्रांसलेशन एक्सपोजर। एक पेरेंट कंपनी जिसकी सब्सिडियरी क्या है किसी दूसरी कंट्री में है, वो लॉसेस फेस करती है ड्यू टू सब्सिडियरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स because of denomination of that currency, that country's currency। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो पेरेंट कंपनी होगी उसको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा वापस से इनटू द पेरेंट कंपनीज करेंसी। थर्ड है ऑपरेटिंग एक्सपोजर या इकोनॉमिक एक्सपोजर। इसमें क्या होता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से जो मार्केट वैल्यू होती है वो बार बार चेंज होती है। जो मार्केट वैल्यू है उस पर इंपैक्ट पड़ता है ड्यू टू करेंसी फ्लक्चुएशंस। क्वेश्चन में हमसे पूछा था इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस ऑन अ फर्म्स फ्यूचर कॉस्ट एंड रेवेन्यू इज टर्म्ड एज। तो ये होगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपोजर। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑपरेटिंग एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ WTO। ऑप्शन है जनरल काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या ट्रिम्स। तो देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ सही होगा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी WTO की है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। अब तक 13 कॉन्फ्रेंसेस की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which environment shapes the attitude of human beings though there may be great diversity in its impact। ऑप्शंस हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ह्यूमन बींग्स के एटीट्यूड को शेप करता है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में कस्टम्स, बिलीफ, प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स आते हैं, किसी भी ह्यूमन बींग के एटीट्यूड्स को शेप करते हैं। कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम्स, ये सभी सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होगा, द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्स ट्रीटीज आर जनरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। ऑप्शंस हैं OECD मॉडल टैक्स कन्वेंशन, UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन, WTO मॉडल टैक्स कन्वेंशन या IMF मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो देखिए टैक्स ट्रीटी जिसको हम डबल टैक्स अग्रीमेंट भी कहते हैं या डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए किया जाता है। सेम इनकम पर जो डबल टैक्सेशन हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए ये ट्रीटी की जाती है। इस ट्रीटी में दो कन्वेंशंस इन्वॉल्व होते हैं, पहला है OECD मॉडल टैक्स कन्वेंशन और दूसरा UN मॉडल टैक्स कन्वेंशन। OECD का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD मॉडल इसको डिजाइन किया गया है ऑन इनकम एंड कैपिटल। जो डबल टैक्सेशन है या टैक्स इवेजन है उससे बचने के लिए OECD मॉडल बनाया गया है। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स होते हैं फॉर एलोकेटिंग टैक्सिंग राइट्स। कंट्रीज के बीच में टैक्सिंग राइट्स को एलोकेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं ताकि इनकम पर फेयरली टैक्स लगाया जा सके और टैक्स इवेजन या डबल टैक्सेशन से बचा जा सके। दूसरा है UN मॉडल
टैक्स कन्वेंशन, ये है बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। इसको स्पेशली बनाया गया है डेवलपिंग कंट्रीज की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए। इसमें जो सोर्स कंट्री है जहां पर इनकम जनरेट हो रही है वहां ज़्यादा टैक्स लगाने की बात की गई है, जबकि जो रेसिडेंस कंट्री है जहां पे टैक्स पेयर रहता है वहां पर कम टैक्स लगाने की बात की गई है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज में जो रिसोर्सेज हैं वो इजीली मोबिलाइज हो सके और उनका बेनिफिट मिल सके। ए एंड बी ओनली, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डंपिंग? ऑप्शन हैं परसिस्टेंस, प्रेडेटरी, स्पोरैडिक या नोमैडिक। तो देखिए परसिस्टेंट, प्रेडेटरी और स्पोरैडिक यही 3 टाइप्स की डंपिंग है, ए बी सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, ए बी एंड सी ओनली। नोमैडिक डंपिंग नाम की यहाँ पर कोई भी टाइप नहीं है। डंपिंग का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी डोमेस्टिक मार्केट से कम प्राइस पर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है, यानी जहां पर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही है वहां उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होती है, लोअर होती है, और डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस ज्यादा होती है। इन तीनों के अलावा एक और डंपिंग होती है, रिवर्स डंपिंग। प्रेडेटरी डंपिंग का मतलब है कि इसमें जो एक्सपोर्टर होता है वो कंपटीशन को कम करने के लिए या कंपटीशन को हटाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में जो गुड्स होते हैं उनको लोअर प्राइस पे सेल करता है, और जैसे ही कंपटीशन एलिमिनेट हो जाता है वो प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देता है एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। इससे मोनोपोली क्रिएट होती है। दूसरा है स्पोरैडिक डंपिंग। कुछ समय के लिए प्राइसेस को कम किया जाता है जो एक्सेस स्टॉक है उसको हटाने के लिए या उसको निकालने के लिए। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग वन ऑफ द पॉपुलर डंपिंग है जिसमें कॉन्स्टेंटली जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बढ़ती रहती है। इससे जो एक्सपोर्टर है या एक्सपोर्टिंग कंट्री है, एक्सपोर्टिंग कंपनी है, वो अपनी प्रेजेंस बना लेती है और मार्केट शेयर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है या मार्केट में अपनी जगह बना लेती है। नेक्स्ट है रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो लोकल मार्केट पे लो प्राइस पे बेचा जाता है और फॉरेन मार्केट के लिए हाई प्राइसेस को चार्ज किया जाता है, यानी जो जनरल डंपिंग है उसका ठीक रिवर्स उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन इंटरनेशनल बिजनेस इन प्रॉपर सीक्वेंस। ऑप्शंस है मार्केट सिलेक्शन डिसीजन, इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन, एंट्री इन ऑपरेटिंग डिसीजन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन एचआर डिसीजंस और मार्केटिंग मिक्स डिसीजन। सबसे पहले होगा इंटरनेशनल बिजनेस डिसीजन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनिशियल डिसीजन लेंगे कि हमको इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करना है। इसके बाद आएगा ए मार्केट सिलेक्शन डिसीजन। अब जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमको इंटरनेशनल मार्केट में जाना है तो अब हमें डिसाइड करना होगा कि कौन से मार्केट में हम जाएंगे। नेक्स्ट होगा आपका सी एंट्री एंड ऑपरेटिंग डिसीजंस। अब हम डिसीजन लेंगे कि हम एंटर किस तरीके से करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हम किस तरीके से मार्केट में ऑपरेट करेंगे। इसके बाद आएगा आपका ई ऑप्शन मार्केटिंग मिक्स डिसीजंस, यानी कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन इनसे रिलेटेड डिसीजंस लिए जाएंगे उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए। फिर आएगा लास्ट में आपका डी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एचआर डिसीजंस, यानी कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा और ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो इस स्टेप में आएंगे। तो देखिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, बी ए सी ई डी, यानी थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are included under EPRG framework of internationalization? ऑप्शंस हैं इकोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म। तो ईपीआरजी फ्रेमवर्क को बनाया गया है फॉर डिसाइडिंग द डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन। इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने के लिए क्या हमको स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए या कस्टमाइजेशन करना चाहिए, ये डिसीजन लेना आपका ईपीआरजी फ्रेमवर्क के अंडर में आता है।
EPRG फ्रेमवर्क को पहले EPG मॉडल या EPG फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता था, जिसको दिया था पर्लमटर ने, गिवन बाय पर्लमटर इन द ईयर 1969। पर्लमटर ने EPG मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। EPG का मतलब यहाँ पर है एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म और जियोसेंट्रिज्म। EPG इस अप्रोच के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ओरिजिनल नेम EPG मॉडल था, बाद में इन द ईयर 1973 इसमें रीजियोसेंट्रिज्म R को भी इंक्लूड कर दिया गया बाय विंड, डगलस एंड पर्लमटर। तो देखिए EPRG फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म एंड जियोसेंट्रिज्म। इकोसेंट्रिज्म नाम का इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हैं आपके B, C, D और E। तो पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा B, C, D एंड E ओनली। EPRG फ्रेमवर्क पे मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको एक्ट या इंस्टीट्यूशन दिया है, लिस्ट 2 में ईयर दिया है। पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा है फेमा, थर्ड है IMF और फोर्थ है UNCTAD। ईयर दिया है 1964, 1945, 1999 और 2019। तो देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये एसोसिएटेड है 2019 से, तो A का फोर्थ हो जाएगा। फेमा फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट ये एसोसिएटेड है आपके थर्ड ऑप्शन से 1999, तो आपका B का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट स्टार्टेड वर्किंग इन 1945, तो ये आपका हो जाएगा C का सेकंड। और UNCTAD ये आपका आया था इन द ईयर 1964, तो A का फोर्थ हो जाएगा, B का थर्ड, C का सेकंड और D का फर्स्ट। तो यहाँ देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट सीक्वेंस यहाँ सही है। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा UGC नेट सितंबर 2024 के बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के शिफ्ट 1 और 2 के क्वेश्चंस को। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।